नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मनरेगा खेतीहर मजदूरों का जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। पूरी मजदूरी, 125 दिन काम व कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की उठाई मांग। जिला स्तरीय जन सुनवाई में आए 68 प्रकरण। जिला कलेक्टर ने 18 का मौके पर ही निस्तारण। जिला कलेक्टर ने संवेदनशीलता के साथ की जन सुनवाई के बाद संतुष्ट नजर आए परिवादी। पुलिस को देख पोस्टल अधिकार छोड़ भागे। 1.52 क्विंटल पोस्ट बरामद। 2 अज्ञात जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नाकाबंदी के दौरान डबली राठान टोल प्लाजा पर सदर पुलिस ने की कार्रवाई। लौटे तो नियमित कामकाज शुरू, पीड़ित गवाह को मिली राहत। न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त, 15 दिन बाद लौटे काम पर। मूर्ति स्थापना कार्यक्रम का न्योता देने हनुमानगढ़ पहुंची भगवान परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा। विप्र समाज के नागरिकों ने किया स्वागत। कल हरियाणा प्रदेश के लिए होगी रवानगी। और अब समाचार विस्तार से। पूरी मजदूरी, 125 दिन काम और कार्यस्थल पर दवाई, पानी, छांव आदि की व्यवस्था करने सहित 16 सूत्री मांगों को लेकर मनरेगा व खेतीहर मजदूरों ने गुरुवार को पूर्व घोषणा अनुसार अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन स्थल पर सभा का भी आयोजन किया गया। सभा के बाद जिला कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा गया। जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में मनरेगा मजदूरों को घोषित 231 रुपए मजदूरी देने, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए करने, मनरेगा कार्यस्थल पर दवाई, पानी, छांव, पालना की व्यवस्था करने, 125 दिन काम देने, ऑनलाइन हाजिरी न लगने की स्थिति में मस्ट्रोल की हाजिरी मानने व मेटों का बकाया भुगतान करने आदि की मांग की। माना जाकर और आज हमारे सामने जो समस्या है, मैं लगातार हम नरेगा के मजदूरों में जाते रहते हैं। एक तो सबसे जरूरी बात है कि जब नरेगा के मजदूरों में जाकर हमारे साथी पर्चा लेकर जाते हैं, वहां मीटिंग के लिए जाते हैं, तो आप तमाम लोगों को एक प्रयास करना होगा कि कम से कम बात सुन लो। आपके लिए, आपकी समस्याओं के लिए हमारे तमाम जो आपकी यूनियन के नेता है, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के नेता है, वो आपकी समस्याओं के लिए वहां जाते हैं। आप उनकी बात सुनो और बात सुन के, और सबसे जरूरी है हमें संगठित होना, क्योंकि नरेगा का मजदूर, नरेगा का मैट और खेत मजदूर जिन खेतों में काम करने वाले तमाम मजदूर इकट्ठे नहीं है, वो बिखरे हुए हैं, उनका कोई संगठन नहीं है। अगर वो संगठित हम तमाम लोग जिस प्रकार से आज हम इकट्ठा करके संगठित होकर आए, अगर हम गांव-गांव स्तर पर, हमारी पंचायत स्तर पर हम इकट्ठे हो जाए, हमारा संगठन बना ले, तो निश्चित तौर पर ये जो सारी जो बीमारी है, सारे जो सवाल है, हम निश्चित तौर पर हमें तमाम ये सुविधाएं उपलब्ध होगी। घर का काम वास्ते पर आज की सरकार नीतियां बना रखी है, भी लड़े बिना तो कोई काम बना ही कोनी, पर लड़ने लग रही है लगातार। फिर भी यहाँ मांग कौन माने जा, अभी कई दिन का वो जॉब कार्ड कौन बने, आधार कार्ड कौन बने, बने क्या हूँ कणक कौन आई, तो हम नेताओं का पेट भरीजे का तो ही नहीं, जो पीछो आवे थारा वास्ते वो तो आगे चलो जाए अंग ने किलो रुपया अपन देवे के सारा बंद कर रखे। जो वो एक मजदूर कार्ड है, भी वो बच्चा ने सुविधा मिला स्कूल में पढ़ा जाता है, भी उन वाला कोई कणक मिल जाए या छात्रवृत्ति आने लग रही है, जिसकी सारी मेरे बहना कई बना आगे कहने लग रही है मिलन कौन लग रही, मिल रहे क्यों आगे पेट भरीजे को नहीं, अपन तो बस ये जगह सरकार घोषणा ही करे। अब एक मेरे भाई को मोबाइल की घोषणा करें तो गुना ही दिन गया, पहले एक वसुंधरा भी दे के गई अपन, याद है क्या टाउन के अंदर आई मेरी बहनों ने सारा लगे बस में रात बाजार का वसुंधरा मोबाइल जैसी और गई भी, अरे मोबाइल चल लिया कितना दिन एक ही गालियां दिया सिलेंडर दिया मोदी, क्या मेरी बहनों ने आंसू में देख पुलिस को तो मैं सारा ने सिलेंडर देने लग रही फ्री। अब मैंने बताओ मैं फ्री सिलेंडर कितना दिन चल रहा है। वाले समय में उनका जो समय आएगा, समय में ऑनलाइन हाजिरी लगाने में भी बड़ी दिक्कतें आएगी। मेरे साथियों का वेतन भुगतान भी काफी समय से बकाया पड़ रहा है, उसके लिए भी लगा। सबसे बड़ी बात तो ये साथियों कि नरेगा मजदूरों के लिए टेंट, पानी की सुविधा, मटके और उनकी दवाइयों की सुविधा हम जहां गए
और बोतलों में पानी लेके महिला ये खेत मजदूर के यूनियन की बैनर तले आज यहाँ हज़ारों मजदूर इकट्ठे हुए हैं। असल क्या है कि खेत मजदूरों को ये जो मनरेगा है इसका बहुत बड़ा सहारा है। पूरे देश के अंदर एक महती योजना है, पर सरकार इस योजना को लागू करने की बजाय कागजों में रखना चाहती है और प्रचार का एक साधन रखना चाहती है। घोषणा की है जी 231 रुपये मजदूर मिलेंगे, जो सबसे कम है। हमारे पास पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर, केरल के अंदर 600-700 रुपये न्यूनतम मजदूरी है और यहाँ 231 रुपये मिलेगी। 231 भी किसी भी मजदूर को मेरे ख्याल से पूरे राजस्थान में नहीं मिली होगी। ये है कि कहीं 110 मिलते हैं, कहीं 20 मिलते हैं, 25 मिलते हैं, 30 मिलते हैं। इसके साथ साथ कह रहे हैं जी 125 दिन काम देंगे, पर औसत काम जो है 50-60 दिन मिलता है। काम मांगने पे काम नहीं देते। तो सरकार की घोषणा है कि काम मांगने पे काम दिया जाएगा। वो 6 नंबर फार्म में नहीं बढ़ते, उस दिन की मजदूरी का क्या होगा? तो ये है कि अगर कोई कार्यस्थल पर जो मजदूर गए हैं उनकी हाजिरी लगाई जाए। इन सवालों को लेकर के आज रखे हैं। और एक मेठों के पैसे हैं वो भी काफ़ी दिन से बकाया हैं, उनको भी जो है पैसे दिए जाएँ। इन सवालों को लेकर के आज का प्रदर्शन है और यहाँ डट के बैठे हैं। और यहाँ लोगों की समस्या के समाधान के लिए जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। जन सुनवाई में जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग ने आमजन की समस्याओं की सुनवाई करते हुए मौके पर उनका समाधान किया। जन सुनवाई के दौरान प्राप्त परिवेदनाओं में से कुछ का मौके पर ही समाधान कर शेष परिवेदनाओं के समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस मौके पर कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग ने कहा कि अधिकारी संवेदनशील होकर आमजन की समस्याओं का समाधान कर उन्हें राहत प्रदान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने परिवादियों से चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं से रूबरू होकर उनके जल्द समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान गांव गुरुसर के रेलवे फाटक के नजदीक चकबारा अचमच में बसी ढोली बस्ती में एक महिला फरियाद लेकर जिला कलेक्टर के पास पहुंची। महिला ने बताया कि 3 साल पहले उनके परिवार का नाम बीपीएल योजना से कट चुका है। उसके पति को कैंसर की बीमारी है, उसकी 3 बेटियां हैं। पति की अल्ट्रासाउंड करवाने तक के लिए घर में रुपए नहीं है। महिला की हालत देखकर कलेक्टर रुक्मणी रियार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत निजी सहायक को अल्ट्रासाउंड के रुपए देने को निर्देशित किया। इस दौरान कलेक्टर के निजी सहायक वहां पहुंचते उससे पहले ही जन सुनवाई में मौजूद सभापति गणेश राज बंसल ने अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए अपनी जेब से रुपए निकालकर महिला को पकड़ा दिए। कलेक्टर की इस संवेदनशीलता की पूरी कलेक्ट्रेट में चर्चा हुई। वहीं जन सुनवाई के दौरान परिवेदना लेकर भादरा से आई शारदा पत्नी लीलूराम ने बताया कि उसके ससुराल पक्ष के पास कुछ साल पहले 14 किले जमीन थी। इसमें से अधिकतर जमीन ससुराल पक्ष के लोग बेच चुके हैं। अब 4.25 बीघा जमीन बची है। उसका पति शराब सेवन कर उसके साथ मारपीट करता था। उसके पति का पिछले 8 माह से लीवर खराब है। इस कारण उसने शराब का सेवन तो छोड़ दिया, लेकिन अब भी मारपीट करता है। अब शेष जमीन भी बेचने की बात कह रहा है। उसे पाबंद करवाया गया, लेकिन बावजूद उसके वह उसके साथ मारपीट करता है। शारदा की फरियाद सुनने पर कलेक्टर ने एसपी को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। साथ ही भादरा एसडीएम को तथ्यात्मक रिपोर्ट बनवाकर भिजवाने को कहा। इसके अलावा डीएम ने महिला शारदा को जन सुनवाई के बाद उनके चैम्बर में आकर मिलने की बात भी कही। जन सुनवाई में एक प्रकरण डिमांड नोटिस जारी न करने का भी आया। फरियादी ने कलेक्टर को बताया कि पिछली जिला स्तरीय जन सुनवाई में भी उसने यह समस्या रखी थी, लेकिन डिस्कॉम अधिकारियों की ओर से डिमांड नोटिस जारी नहीं किया गया। कलेक्टर ने एससी से इस बारे में जानकारी चाही तो एससी का कहना था कि फरियादी उनके पास नहीं आया। कलेक्टर ने शाम तक फरियादी को डिमांड नोटिस जारी करने के साथ उन्हें स्वयं के व्हाट्सएप पर डिमांड नोटिस की फोटो भिजवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिला स्तरीय जन सुनवाई में परिवेदना लेकर पहुंचे नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर राहत पहुंचाई। जिला स्तरीय जन सुनवाई में सांगरिया विधायक गुरदीप सिंह शाहपिनी सहित अन्य जनप्रतिनिधि व जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं ब्लॉक से ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी जिला स्तरीय जन सुनवाई में वीसी के जरिए जुड़े। सरकार की मंशा के अनुरूप आज जिला स्तरीय जन सुनवाई की गई। उसमें जितने भी प्रकरण थे उनकी कोशिश की गई कि वहाँ पे हम तुरंत उनका निस्तारण करें और लोगों को जो राहत है वो प्रदान की जा सके। किस तरह के मामले आए थे मैम जन सुनवाई में? कुछ अतिक्रमण को लेके मामले थे, कुछ खाद्य सुरक्षा को लेके मामले थे और जनरल जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व होने वाले थे, वो करवा दिए गए। ध्यान में है उसके अंदर जिनके पास लीगल लाइसेंस है उनके लिए प्रक्रिया हमने बता दी है और जिनके पास लाइसेंस नहीं है उस एरिया का उनको अन्यथा जगह देने के लिए भी नगर परिषद को डायरेक्शंस दे दी गई है। मैं आई साहब, मेरा कार्ड ना 3 साल हो गया, मेरा बीपीएल कार्ड है फिर भी कट गया। मेरा कणक नहीं मिल रही है, मेरे 3 लड़कियां हैं, कोई सुविधा नहीं मिल रही है मेरे को।
चिरंजीवी कार्ड जुड़ाया है, तो उसने बोलता है कि बाहर से अल्ट्रासाउंड कराओ, फलाना कराओ, मेरे को कोई सुविधा नहीं मिल रही। तो क्या मेरे साहब फेफड़े के अंदर कैंसर है, कोई इलाज नहीं मिल रहा है मेरे को। मैं चिरंजीवी कार्ड 850 का जुड़ा लिया, फिर भी मेरे को नहीं सुविधा में। पता क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि क्या बाहर से जाओ, बाहर से जाओ, बाहर से जाओ। मेरे साथ में कोई जाने वाला नहीं है, मैं कहाँ पर जाऊँ। ठीक है। मेरे 3 लड़कियां हैं, तो 2 लड़का न्यारा है, मेरे कोई नहीं है मेरे साथ में जाने वाला। अलग रहते हैं? लड़का अलग रहते हैं, बीननिया बोलती नहीं है, ना लड़का बोलता है, मेरे साथ में कोई नहीं। 3 लड़की है मेरे पास। कलेक्टर साहब के पास आया था, आपके बन जाएगा आपका काम। मेरे कब्जे की जगह नगर पालिका मिली हुई है, अड्डा रोड़ी पुरानी, तो कोई सुविधा नहीं। जिला विधिक चेतना समिति की बैठक गुरुवार को जिला मुख्यालय पर स्थित एडीआर सेंटर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एडीजे संदीप कौर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें रालसा के निर्देशानुसार 2022 में एक्शन प्लान के तहत आयोजित किए गए कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर चर्चा के साथ आगामी साल 2023 में रालसा की ओर से तैयार किए गए एक्शन प्लान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुझाव लिए गए। मीडिया से बात करते हुए एडीजे संदीप कौर ने बताया कि गुरुवार को जिला विधिक चेतना समिति की इस वर्ष की अंतिम बैठक आयोजित की गई। रालसा की ओर से वर्ष 2022 के लिए तैयार किए गए एक्शन प्लान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ की ओर से लॉन्च किए गए कैंपेन के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बैठक में चर्चा हुई। साथ ही आगामी साल के लिए रालसा की ओर से लॉन्च की गई जनवरी, फरवरी और मार्च माह के एक्शन प्लान का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो, इसके लिए सुझाव लिए गए। एडीजे ने बताया कि वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ ने तकरीबन 1 लाख मुकदमों का निस्तारण किया था। ये न्यायिक अधिकारियों, स्टाफ, बार संघ, रेवेन्यू अथॉरिटी के सामूहिक प्रयासों से ही संभव हो सका था। अगले साल के एक्शन प्लान का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन हो, उसके लिए इस बैठक में सुझाव आए हैं। इसके लिए नागरिकों का सहयोग जरूरी है, विधिक जागरूकता सब तक पहुंचे, ये जरूरी है। जिला विधिक चेतना समिति की इस वर्ष की अंतिम बैठक आज आयोजित की गई थी। माननीय रालसा के द्वारा जो एक्शन प्लान वर्ष 2022 के लिए तैयार किया गया, उसके तहत जो हमने कैंपेन लॉन्च किए, उनके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आज चर्चा हुई। और जो आने वाला वर्ष है, जिसमें एक्शन प्लान जनवरी, फरवरी और मार्च का माननीय रालसा द्वारा लॉन्च किया जा चुका है, उसका अच्छे प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके, इसके बारे में हमने सुझाव आमंत्रित किए थे, जो हमें बहुत अच्छे सुझाव दिए गए। वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत फरवरी 11 को आयोजित की जाएगी। पिछली लोक अदालत, जो लास्ट लोक अदालत थी इस वर्ष की, उसमें हमने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ ने तकरीबन 1 लाख मुकदमे डिस्पोज ऑफ किए हनुमानगढ़ में, जो कि एक हमारे सभी न्यायिक अधिकारीगण, हमारे स्टाफ और बार, रेवेन्यू अथॉरिटी सभी के विशेष प्रयासों से संभव हो सका था। जिला सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती संदीप कौर मैडम की अध्यक्षता में मीटिंग की गई, जिसमें जो मृत्यु भोज समाज में एक कुरीति के तरह फैल रहा है, उस पर चर्चा की गई। उस पर सभी सदस्यों ने सुझाव दिए कि मृत्यु भोज की जो कुप्रथा है, इस पर रोकथाम कैसे लगाई जाए, जिस संबंध में जो हमारे साथी समाज के लोग हैं या अन्य समाजों में मीटिंग रखकर उनको जागृत करने का सुझाव दिया गया। भगवान परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा गुरुवार को हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर पहुंची। यात्रा का जंक्शन में जिला कलेक्ट्रेट के नजदीक स्थित परशुराम चौक पर विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों व सदस्यों की ओर से स्वागत किया गया। इस मौके पर विप्र फाउंडेशन के प्रदेश महामंत्री दिनेश दाधीच, प्रदेश सचिव जसवीर शर्मा सहित विप्र समाज के अन्य नागरिक मौजूद थे। प्रदेश महामंत्री दिनेश दाधीच के नेतृत्व में परशुराम चौक पर पुष्प वर्षा के साथ रथ यात्रा का विप्र समाज के नागरिकों ने स्वागत कर पूजा अर्चना की। रथ यात्रा के साथ शामिल विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी माधव शर्मा, विप्र वाहिनी के प्रदेशाध्यक्ष मुकेश रामपुरा व गुरु महाराज का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद ये यात्रा शहर से होते हुए बस स्टैंड के नजदीक स्थित
दुर्गा मंदिर धर्मशाला में पहुंची। रात्रि विश्राम के बाद भगवान परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा शुक्रवार को हरियाणा प्रदेश के लिए रवाना होगी। प्रदेश महामंत्री दिनेश दाधीच ने पूरे भारतवर्ष में चल रही भगवान परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा की शुरुआत 2 नवंबर से तमिलनाडु के कोच्चिपुरम से हुई थी। अरुणाचल प्रदेश से लोहित नदी पर धार्मिक नगरी का विस्तार हो रहा है, जहां परशुराम कुंड की स्थापना की जा रही है। इसमें विप्र फाउंडेशन की ओर से भगवान परशुराम के अष्ट धातु से बनी 51 फीट की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। पूरे भारतवर्ष में ये यात्रा सर्व समाज की ओर से जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। अगले साल 2023 की मार्च अप्रैल माह में अरुणाचल प्रदेश के लोहित नदी पर मूर्ति स्थापना को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसका संदेश पूरे भारतवर्ष में सभी शहरों में जाकर विप्र समाज तक पहुंचाने का कार्य रथ यात्रा के जरिए किया जा रहा है। शहरों से होते हुए पूरे बाजार से होते हुए हम लोग जो है दुर्गा मंदिर धर्मशाला तक ले जाएंगे और उसके पश्चात कल इसकी रवानगी हरियाणा प्रदेश के लिए की जाएगी। ये 9 नवंबर 2022 से तमिलनाडु के कोच्चिपुरम से शुरुआत हुई थी, जो यहाँ पहुँची है और आगे अब हरियाणा के लिए इसका प्रवेश करवाया जाएगा। भारत में जो परशुराम की यात्रा चल रही है, आज सारे घूमते हुए हमारे हनुमानगढ़ में पधारी है। हम सारे ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित होकर के इस यात्रा का स्वागत करेंगे। किया है हम सभी ने माल्यार्पण करके, और ये दुर्गा मंदिर जाकर के समाप्त होगी। आगे की यात्रा फिर आगे जहाँ भी प्रोग्राम होगा उसके हिसाब से ये यात्रा चलेगी। संदेश ये पूरे भारत हिंदू धर्म को, हिंदू जाति को जगाने के लिए यात्रा निकाली गई है, ताकि हमारा हिंदू समाज जागे और समृद्ध हो, बलवान हो और अपने देश को आगे बढ़ाए। हमारा यही संकल्प है। सदर पुलिस थाना की टीम की नाकाबंदी को देख 2 जने पोस्त लदी कार को सड़क किनारे छोड़ भाग गए। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें 1 क्विंटल 52 किलोग्राम डोडा पोस्त भरा हुआ था। मौके से पोस्त बरामद कर व कार जब्त कर पुलिस ने फरार हुए दोनों अज्ञात जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। यह कार्रवाई बुधवार देर रात 4 लेन पर स्थित डबली राठान टोल प्लाजा के नजदीक की गई। जानकारी के अनुसार जिले को नशा मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत पुलिस महानिरीक्षकों के आदेशों पर सदर थाना प्रभारी लखवीर सिंह गिल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने बुधवार रात करीब 9 बजे हनुमानगढ़ सूरतगढ़ 4 लेन पर गांव मकासर व डबली राठान के बीच स्थित टोल प्लाजा के पास ए श्रेणी नाकाबंदी शुरू की। नाकाबंदी के दौरान पुलिस आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग करने लगी। इसी दौरान रात्रि करीब 12:50 बजे पिलीबंगा की तरफ से आई कार पुलिस की नाकाबंदी देख कार सवार घबरा गए और अचानक नाकाबंदी स्थल से करीब 250 मीटर की दूरी पर कार को सड़क के नीचे उतार रोक दिया। कार रुकते ही उसमें सवार 2 जने खेतों से होते हुए भागने लगे। पुलिस ने दोनों का पीछा किया, लेकिन अंधेरा होने के कारण उनका पता नहीं चला। कार की तलाशी ली तो उसमें रखे प्लास्टिक के 8 कट्टों में 1 क्विंटल 52 किलोग्राम डोडा पोस्त भरा हुआ था। पुलिस ने पोस्त बरामद कर कार को जब्त कर लिया। पुलिस ने फरार हुए दोनों अज्ञातजनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच गुलवला थाना प्रभारी एसआई भजनलाल लावा कर रहे हैं। श्रीमान आईजीपी साहब बीकानेर रेंज और एसपी साहब हनुमानगढ़ के द्वारा जिले को नशा मुक्त करने के लिए जो ऑपरेशन फ्लैश आउट चलाया जा रहा है जिले में, उसी के अंतर्गत कल श्रीमान आईजीपी साहब द्वारा ए श्रेणी नाकाबंदी के आदेश दिए गए थे। तो ए श्रेणी नाकाबंदी के दौरान डबली टोल नाका पे संदिग्ध गाड़ी होंडा मोबिलियो से 8 प्लास्टिक गट्टों में कुल 1 क्विंटल 52 किलो पोस्त बरामद हुआ है। और जो 2 व्यक्ति उसमें सवार थे वो अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों में भागने में सफल हो गए। इसका जो अनुसंधान आगे श्री भजनलाल जी एसएचओ गोलवाड़ा द्वारा किया जा रहा है। जयपुर के न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले को लेकर आंदोलन की राह पर चल रहे न्यायिक कर्मचारी जयपुर में हुई वार्ता में अधिकांश मांगों पर सहमति बनने के बाद गुरुवार को काम पर लौट आए। 15 दिनों से कार्य बहिष्कार कर रहे न्यायिक कर्मचारियों के हड़ताल स्थगित कर काम पर लौटने से अदालतों में पूर्व की भांति नियमित कामकाज शुरू हो गया। इस कारण पिछले करीब 1 पखवाड़ा से ठप मुकदमों की सुनवाई का कार्य शुरू होने के साथ कोर्ट में आने वाले पीड़ितों और गवाहों को भी राहत मिली। जेल में बंद बंदियों की सुनवाई का कार्य भी शुरू हो गया है। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के रूपेश व्यास ने बताया कि जयपुर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की 2-3 दिन से उच्च अधिकारियों के साथ वार्ता चल रही थी। बुधवार को हुई वार्ता में करीब सभी मांगों के निस्तारण का उच्च अधिकारियों की ओर से आश्वासन दिया गया। उस आश्वासन के आधार पर कार्यकारिणी ने आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। इसके बाद 15 दिन बाद अदालतों में कामकाज नियमित रूप से शुरू हो गया है। सभी न्यायिक कर्मचारी अपने अपने कार्य पर लौट आए हैं।
हमारे आंदोलन के 15 दिन लगभग पूर्ण हो चुके थे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो जयपुर के अंदर उच्च अधिकारियों के साथ जो वार्ता चल रही थी वो लगभग सफल हुई और उसके अंदर जो भी हमारी जो डिमांड्स थी, मांगें थी, उनका समुचित निस्तारण की हमें आश्वासन दिया गया और उस आश्वासन के आधार पर कार्यकारिणी ने तय किया भी आंदोलन को निरस्त कर समाप्त किया जाता है और उस हिसाब से सारे कार्यालयों में अब पूर्ण रूप से कामकाज चालू हो गया है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला शाखा के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदेशव्यापी आह्वान पर गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। धरने पर बैठे महासंघ जिलाध्यक्ष चंद्रभान जानी ने कहा कि महासंघ के 15 सूत्री मांग पत्र पर सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कर्मचारी 2021 से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने सुनवाई नहीं की। जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 पहला सरकार मुर्दाबाद 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 पहला सरकार मुर्दाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर आज राजस्थान के 33 जिलों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और सचिव राजस्थान सरकार के नाम हमें ज्ञापन देना है और हमारी 15 सूत्री मांग पत्र है, उस पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 2021 से हमारा लगातार आंदोलन चल रहा है, तो आज तक सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। उसके उपलक्ष्य में आज हमारा विरोध प्रदर्शन करके ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा आज धरना दे करके प्रदर्शन के करके एक 15 सूत्री मांग पत्र सरकार जिला कलेक्टर के माध्यम से सरकार को सौंपा जाएगा। मुख्य रूप से 4 साल हो गए सरकार को, हमें झांसों के अलावा कुछ नहीं मिला। हर बार कहते हैं वार्ता में कि हम शीघ्र ही आदेश जारी करेंगे, आपकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक सारी की सारी मांगे, ये 15 सूत्री मांग पत्र है जो लगभग सभी मांगे शुरू किए हैं, इनमें से किसी भी मांग का निस्तारण नहीं किया गया, जिसके कारण सरकार की जो कर्मचारी हैं उनमें भारी रोष है। और हम जो हैं अब इंतज़ार करके थक गए, इसलिए धरना प्रदर्शन पर हमारी मजबूरी होगी और अब जो है लगातार ऊपर से आदेश आना बाकी है। सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया जाएगा और जैसे ही हमारे को ऊपर से हमारे प्रदेश कार्यकारिणी का आह्वान आता है, उसी के अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। वर्ष 2016 के दौरान सेवानिवृत्त कार्मिकों को सेवानिवृत्ति पर 7वें वेतनमान के अनुरूप ग्रेच्युटी, कंप्यूटेशन राशि व संचित 300 अवकाश तक का नकद भुगतान करने की मांग को लेकर राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ये हम आज ज्ञापन एक देने आए मुख्यमंत्री जी को और कलेक्टर के माध्यम से देना है, तो उसके लिए हम मिले थे, जिसमें मुख्य मांग ये है कि 2016 में जो कर्मचारी रिटायर हुए उनको ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन और जो उनकी लीव होती है क्रेडिट पे, उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिला। उसके लिए हमारे को 400 कुछ मेंबर्स हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में,
उनके लिए हमने निवेदन किया मुख्यमंत्री महोदय को कि आप उनके ऊपर भी विचार करो और रिवाइज ऑर्डर जारी कर दो, जिससे कि बेनिफिट उनको पूरा मिल सके दूसरों के भांति, ताकि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहे। इसी बात को कहने के लिए कलेक्टर साहब के पास आए। गांव आदर्श नगर के बाशिंदे पिछले कुछ समय से दूषित पानी पीने को मजबूर है। ग्रामीणों की माने तो गांव में दूषित पेयजल की सप्लाई की जा रही है। गुरुवार को ग्रामीण इस समस्या से निजात दिलाने की गुहार लेकर जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने गांव आदर्श नगर में हो रही दूषित पेयजल की सप्लाई को रोककर पानी को फिल्टर कर शुद्ध पानी की व्यवस्था करने के साथ विद्युत तारों के बीच में आ रहे पेड़ों की कटाई छंगाई करवाने की मांग की। इस मौके पर कई ग्रामीण मौजूद थे। हाँ जी, हम आदर्श नगर से आए हैं 20 NDRA से। हमारा पीने का पानी 20 साल से गंदा ही आ रहा है, जिसे नहर से आ रहा है वैसा वैसा पानी सप्लाई कर दिया जाता है। कभी कभी कुत्ते अंदर मर जाते हैं, बदबू आती है। और एक मामला और है, नर्सरी के बराबर विद्युत लाइन चल रही है, उसकी टहनियाँ टूट कर तारों पर गिर जाती है, तार टूट जाते हैं, फिर सारे गाँव की लाइट बंद हो जाती है। हमने पहले ऊपर सर्विस को एप्लीकेशन दी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पानी बाबत हम 2-3 बार पहले आ चुके हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही। गांव में 2-3 मरीज कैंसर के बराबर चलते हैं जी। बहुत दूषित पानी आ रहा है, इसको जल्दी जल्दी समाधान किया जाए ताकि स्वस्थ जीवन जी सके। श्रीमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते हैं कि हर घर नल, हर घर गंदा जल, वही स्वच्छ नहीं है। और ठेकेदारों को आगे से आगे इसकी ये टेंडर दे देते हैं, अधिकारी कोई संभालते नहीं है। और यहाँ प्रशासन के अंदर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जो जन सुनवाई कैंप लगा रखा है उसके अंदर भी 2-2 सालों से लोग भटक रहे हैं। जंक्शन में श्री गंगानगर बाईपास पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने कड़वासरा कॉलोनी स्थित श्री काली माता मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का आगाज गुरुवार सुबह कलश यात्रा के साथ हुआ। 21 दिसंबर तक चलने वाली कथा में आचार्य संजीव कृष्ण कथा का वाचन करेंगे। आपके ही अपने हनुमानगढ़ शहर के अंदर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कड़वासरा कॉलोनी के पास आज से ही श्रीमद् भागवत कथा का भव्य रूप से शुभारंभ होने जा रहा है। और इसी श्रीमद् भागवत कथा के आरंभ के पूर्व श्री कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया है। आप सभी से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कथा प्रांगण में पहुँचें और कथा को सुन करके अपने जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि जब तक रहेगी ज़िंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और सुंदर समय जो मिल गया है प्रेम कर लो राम से। यह आयोजन समस्त और समाज के कल्याण के लिए किया गया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और कथा को श्रवण कर अपने जीवन को सफल बनाएं। कथा का समय अपने 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक किया जाएगा। निजी स्कूल में जांच करने गई महिला पीओ पर कथित दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए निजी स्कूल संचालकों ने आज यहां सीबीओ दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार निकटवर्ती गांव टोपरिया के एक निजी स्कूल में नकल प्रकरण की जांच करने के लिए पीओ गई थी। बताया जाता है कि महिला की पीओ ने स्कूल संचालक व स्टाफ के साथ अभद्रता की। इसी के विरोध स्वरूप निजी शिक्षण संस्थान की ओर से गुरुवार को यहां सीबीओ कार्यालय में आरोपित महिला पीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया।
सर यहाँ से कोई सीबीओ ऑफिस से कोई जांच लगाई गई थी। कोई बच्चा नकल कर रहा था, नकल करते वक्त उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में जैसे ही बच्चे को दूसरी कॉपी दे करके परीक्षा में बिठा दिया। ये 24 नवंबर का मामला था सर। उस मैटर के अंदर FIR विरोध हुई हुई है। उसी जांच के लिए सीबीओ साहब ने पीओ को जांच के लिए लगाया। पीओ कल 14 तारीख को स्कूल के अंदर गई। मैं अस्वस्थ था, घर पे रेस्ट कर रहा था। मेरे स्टाफ से जाकर के बदतमीजी की। उन्होंने कहा कि कहाँ है संचालक, कहाँ है? तो स्टाफ ने बताया कि भी वो अस्वस्थ है। तो पीओ ने कहा कि अस्वस्थ की क्या परिभाषा होती है? उसके बावजूद भी उन्होंने बार बार इनको टॉर्चर किया। तो फिर इन्होंने स्टाफ ने मेरे को बताया कि सर आप आइए, ये बदतमीजी कर रही है। तो मैंने जाकर के उसी कपड़ों में वैसे ही जाकर के मैंने मैडम से कहा कि मैम मैं स्वस्थ नहीं हूँ, इसलिए आप कल जांच पे आ जाना। कोई बात नहीं, आपका सहयोग करेंगे, जो जांच करनी है आप जांच कर लेना आप। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि मैं अभी 15 मिनट के अंदर जांच करके जाऊंगी। 3 दिन से हो गया और जांच का कोई मतलब थोड़ा ही है। और वो राजेश कुमार कहाँ है, उसको पेश करो। मैंने कहा मैम वो यहाँ है नहीं। कि क्यों नहीं है? क्यों नहीं की बात थोड़ी, आपने मेरे को इन्फॉर्मेशन देते तो मैं रख लेता हूँ इनको यहाँ। जो कल जो घटना हुई है उसके प्रकरण में आज सीईओ दफ्तर नौर में उपस्थित हुए सारे लोग, पूरे जिले के प्रतिनिधि, और हमने सीईओ साहब से निवेदन किया और उनको ज्ञापन दिया है कि उन्होंने जो अभद्र व्यवहार किया है स्टाफ के साथ और स्कूल संचालक के खिलाफ, ये हमारे 35 सालों के जीवन में पहली मैडम ऐसी आई हैं। पता नहीं या तो वो किसी डिप्रेशन में होंगी या क्या कारण थी। और हमने इनको बोला है तो आज उनको बुलाया जाए, दोनों पक्षों को यहाँ पर इकट्ठा किया जाए और बात पूछी जाए, निष्पक्ष तौर पर बात निकाली जाए कि कारण क्या है। लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया है। तो अब सीईओ साहब ने हमें 2 दिन का समय दिया है। हमने कि 2 दिन के अंदर आप इसको हल करें, खुद जांच करें, हैंडल करें खुद। और उसके बाद यदि 2 दिन में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता तो हम इसको अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और राज्य लेवल पर इस मुद्दे को उठाएंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।